आज है 25 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि चंडीगढ़ में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। अभी हाल ही में जो तुवालू है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90 नंबर का मेंबर कंट्री बना है। और अभी हाल ही में मोरक्को ने चिली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। शाने ताका इची अभी हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। और इसके अलावा सरकार द्वारा ज्यादा पैदावार करने वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कपास क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में 9वें स्थान पर है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट ईयर विंटर ओलंपिक होने जा रहे इटली में, जिसके लिए भारत की तरफ से मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा को चुना गया। जिमेक्स अभ्यास जो कि भारत जापान के बीच शुरू हुआ, भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया। और भारत यूके ने हाल ही में एक नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत करी है जिसका नाम है रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा शांता रंगा स्वामी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्व भारतीय महिला कप्तान रही हैं शांता रंगा स्वामी, जिन्हें इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन का जो फॉर्मेशन ईयर है ये जुलाई 5, 2019 है। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ये मुंबई में है और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है ये हो जाएगा बैंगलोर कर्नाटका में। यहां से यदि बात की जाए डायना एल्डूजी की, तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये डायना एल्डूजी हैं। बाद में नीतू डेविड को भी शामिल किया गया था। शेखा नासिर अल नोवेस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव बनी है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बनी है। शेखा नासिर अल नोवेस यूएई से बिलोंग करती हैं, जबकि जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। यहां से कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट का रिवीजन हम कर लेते हैं। आईएमएफ का पहला डिप्टी एमडी डेन कार्ड्स को नियुक्त किया गया। आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए अध्यक्ष जू जियाई बने हैं। यूनाइटेड नेशंस महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बनी है। और वर्ल्ड बैंक के पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष बने हैं कार्लोस फिलिप। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के विशेष दूत सर्गियो गोर बने हैं। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल के रूप में मिशेल डोहर्टी की नियुक्त की गई। कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 80वें सत्र की अध्यक्षता जर्मनी के एला रेना बेयरबैक कर रहे हैं। ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदानोम, यूनिसेफ के कैथरीन रशेल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एलिसा देंद्रा माद्रोजो, यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस, आईसीसी के जय शाह, डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी राजदूत सेंथिल पांडियन है। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा और आईएमएफ की एमडी हो जाएंगी क्रिस्टलिना जॉर्जिया। सवाल दूसरा है, किस देश ने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा करी है? तो अभी हाल ही में जो गल्फ कंट्री है सऊदी अरब, ये कुफाला प्रणाली को या प्रथा को बंद करने जा रहा है। अब हम समझ लेते हैं इसके बारे में। पहली बात तो ये 70 साल पुरानी परंपरा थी कफाला प्रणाली, जो कि बंद करने जा रहा है सऊदी अरब। और ये जो प्रणाली की मैं बात कर रही हूँ ना, ये विदेशी कामगारों के लिए बड़ी राहत देने वाला है, क्योंकि उनके जो पासपोर्ट हैं ये एम्प्लॉयर के द्वारा जब्त नहीं किए जाएंगे, नियोक्ता के द्वारा। उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए कानून या नए नियम लागू किए गए हैं। कफाला प्रणाली का अंत होता है, ये है क्या? तो एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें कि किसी विदेशी कामगार को, यानी कि जो व्यक्ति सऊदी अरब का नहीं है लेकिन सऊदी अरब में काम करने के लिए आ रहा है, इसे सऊदी अरब में काम करने के लिए एक स्थानिक प्रायोजक, यानी आप कह सकते हैं एम्प्लॉयर की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इसके पासपोर्ट जो है अब जबरन जब्त नहीं किए जाएंगे। अब सऊदी अरब इस प्रथा को खत्म कर रहा है तो अपनी इमेज सुधारने के लिए पूरी दुनिया भर में, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है, जो मानवाधिकार संगठन है, इसमें अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाना चाहता है, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहता है, मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए भी ये एक इसकी अहम पहल है। सऊदी अरब ये अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश, कैपिटल रियाद, करेंसी रियल है। सलमान बिन अब्दुल मजीज अल सऊद यहाँ के किंग हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में अभी हाल ही में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है।
आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए यहाँ जिद्दा में सजेक्स 25 की शुरुआत भारत ने करी। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2034 में होगा सऊदी अरब होस्ट करेगा। चर्चे में रहे फिंगल चक्रवात का नाम सऊदी अरब ने किया है और स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का जुलाई के महीने में निधन हुआ, ये भी सऊदी अरब से संबंधित है। सवाल तीसरा है, किस राज्य में निंगोल चकोबा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये रिसेंटली मणिपुर में मनाया गया। ये एक तरह का सेंसिटिव और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध फेस्टिवल है जिसमें कि विवाहित महिलाएं और उनके भाइयों तथा उनके जो पैतृक परिवार होते हैं, यानी कि इनका मायका पक्ष आप कह सकते हैं, इनके बीच मजबूत पारिवारिक बंधन का ये उत्सव है। यहाँ पर लिखा हुआ निगोल चकोबा, निगोल का मतलब होता है विवाहित बेटियां या महिलाएं कह सकते हैं, चकोबा यानी कि साथ में भोजन करना। हालिया फेस्टिवल पर यदि हम नजर डालें, खुबानी फेस्टिवल लद्दाख का, चेरी ब्लॉसम मेघालय का, हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का, ओणम है केरला का, पोंगल है तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान का, बतकुम्मा तेलंगाना का, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ का, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड का, सरुल झारखंड का, समक्का सरक्का तेलंगाना का, गीता महोत्सव हरियाणा का, चेरोबा मणिपुर का है, सिरोलिली मणिपुर का है, कचई लेमन मणिपुर का हो जाएगा, योशांग मणिपुर का है, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना का, मुंडेरा गुजरात का, पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान का, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश का, बतकुम्मा हो जाएगा, ये रिपीट हो गया है तेलंगाना का ही। सवाल चौथा है, किसने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता है? तो अभी हाल ही में जो सुनील अमृत हैं, जो कि भारतीय मूल के इतिहासकार हैं और अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं, इन्हें उनकी जो नई पुस्तक है द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज अपने नाम कर लिया है। हिमांशु कुलकर्णी जो है, इन्होंने इंटरनेशनल वाटर प्राइज अपने नाम किया है, अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार। सोनाली घोष IUCN का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय है, जबकि इस साल का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये अपने नाम किया था बानू मुस्ताक ने। बानू मुस्ताक, इनकी फिल्म नहीं है, किताब है हार्ट लैम्प, इसके लिए। अब हम अवार्ड्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। 2025 का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जेनाली मोदी के नाम रहा। 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल ने जीता। मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव अवार्ड ये मिला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। प्रोफेसर VK गोकाक अवार्ड आनंद पाटिल को। आहान रितेश प्रजापति को क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड मिला। पाटा गोल्ड अवार्ड केरला के नाम। पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री। कलिंगा रत्न अवार्ड लास्ट ईयर का धर्मेंद्र प्रधान को मिला। इस साल का पेन प्रिंटर अवार्ड लीला अबुलेला के नाम। चौथा नहीं, ये चिंता रविंद्रन अवार्ड है, बार बार मैं इसे चौथा पढ़ देती हूँ, ये शरण कुमार लिम्बाले के नाम रहा। हालांकि डिस्कशन में हमने ये जरूर डिस्कस किया है कि किस लिए मिला है। रशिया का दोस्तोवस्की अवार्ड जावेद अख्तर के नाम। फ्रेंड डॉरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक है। 2025 का सरस्वती सम्मान भद्रेश दास के नाम। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल। एबल प्राइज मशाकी कासीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोशल। संगीता कलानिधि सम्मान RK रामकुमार। प्रिजर पुरस्कार लियूजिया कुंद। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनू सूद। वर्ल्ड फूड प्राइज ब्राजील की मारी एंगला हंगरिया को। कृषि मीडिया अवार्ड अमसी प्रसन्न कुमार। और वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से आंध्र प्रदेश टूरिज्म को सम्मानित किया गया। सवाल 5वां है, किस देश ने मलेशिया में आयोजित सुल्तान जोहर कप का खिताब जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। ये प्रतियोगिता मलेशिया में आयोजित की गई थी और ये सुल्तान जोहर कप हॉकी का है, ये जरूर याद रखें, जिसमें कि भारत की जूनियर हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक, क्योंकि गोल्ड यानी कि विजेता तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हरा करके गोल्ड इसमें अपने नाम किया है। मलेशिया में आयोजित की गई थी, भारत इसमें दूसरे स्थान पर। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर यदि हम रिवीजन करें तो दलीप ट्रॉफी का 62 नंबर का जो एडिशन था सेंट्रल जोन ने जीता। काफा नेशंस कप जिसमें भारत ने ब्रॉन्ज जीता। पुरुषों का एशिया हॉकी कप भारत ने जीता। US ओपन में मेन सिंगल का टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। वुमेन सिंगल का बेलारूस की अरियाना सबालेंका ने। सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप भारत ने। फाइड वर्ल्ड कप 2025 गोवा ने। डायमंड लीग 2025 में सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड जीता मीराबाई चानू ने।
एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता, जो कि कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता। कोनकाकैफ गोल्ड कप मैक्सिको के नाम। फीफा रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना। भारत की रैंकिंग 133 है। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख हो जाएंगी। सवाल छठवा है, किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का पहला भारतीय चेयर नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त की गई है प्रतिभा एम सिंह, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति हैं। प्रतिभा एम सिंह, इन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और ये 2025 से 27 यानी कि 3 साल के कार्यकाल के लिए पदभार संभालने जा रही हैं और इस महत्वपूर्ण पद के लिए भारत की तरफ से नियुक्त होने वाली पहली व्यक्ति हो जाएंगी। नियुक्ति कहाँ की गई है, कार्यकाल क्या है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पद संभालने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश है, आप याद रखें। ऋषि सुनक की यदि बात की जाए तो ऋषि सुनक के बारे में रिसेंटली हमने डिस्कशन किया था कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और एक एआई स्टार्टअप है एंथ्रोपिक, इसमें सीनियर एडवाइजर के रूप में चुने गए हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारत के अजय बंगा हो जाएंगे और अंशुला कांत इसी वर्ल्ड बैंक में सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। ये तीनों ही भारतीय नाम हैं। किसे भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? तो 1 नवंबर 2025 को जो केरला है, ये भारत का अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ने 2025 का ये जो गरीबी सूचकांक है और ओवरलैपिंग हार्डशिप्स पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स इस टाइटल से एक रिपोर्ट निकाली है और इसमें जो केरला है ये 1 नवंबर को अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य बनने जा रहा है। इसकी घोषणा अभी की जानी है मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी के द्वारा। यहाँ से केरल के बारे में हम जान लेते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर है। केरला टूरिज्म को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया कैंपेन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड मिला। 100% डिजिटल साक्षर राज्य है भारत का। केरला का अलापुझा जिले का जो आर्थमकुल पुलिस स्टेशन है, इसे देश का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बताया गया। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा यहाँ कंपलसरी की गई। तिरोडम फेस्टिवल मनाया गया। केरल उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में सिंगल यूज प्लास्टिक को जो उपयोग था इसे बैन किया। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य है। कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर चुना। यूनेस्को ने सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का अवार्ड इसे मिल चुका और एक्सपायर हो चुकी दवाओं का निपटान के लिए इसने एन प्राउड पहल की शुरुआत करी है। पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में बनेगा। पहली डिजिटल वोटिंग की गई बिहार में और पहला गौ अभ्यारण्य आपको मध्य प्रदेश से रिलेट करना है। सवाल 8वां है, लो कार्बन टेक माइन रिपर्जिंग और ग्रीन इनोवेशन पर फोकस करने वाला जो सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी है, इसे लॉन्च करने के लिए कोल इंडिया ने किस आईआईटी के साथ पार्टनरशिप की है? आंसर इसका है आईआईटी मद्रास। तो ये जो साझेदारी है ना, ये स्वच्छ कोयला और नेट जीरो तकनीक के लिए आप कह सकते हैं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रहा है जो स्वच्छ कोयला, टेक्नोलॉजी, खनिज अर्थव्यवस्था और ऊर्जा दक्षता जैसे प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करने जा रहे हैं, यानी कि इन क्षेत्रों पर ये काम करेगा। आईआईटी मद्रास से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप पर है। 2024 वाला लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2025 में भी टॉप पर आया है। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप लॉन्च किया, नाम है टूटोज। आईआईटी रुड़की ने एआई से मतलब कि आईआईटी रुड़की का जो एआई है, इसने हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरी में कन्वर्ट किया। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया। ब्रेस्ट कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए इसने पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक यहाँ तैयार हुआ है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने अत्यधिक रक्त थक्के बनने से रोकने के लिए नया नैनो एंजाइम विकसित किया। आईआईटी खड़गपुर ने ड्रम वेब ऐप विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली ने स्टेम पहल की शुरुआत करी है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हाई स्कूल की लड़कियों को ट्रेन या शिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। 9वां सवाल है, रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई। शहरी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जो चेन्नई है, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है, ये भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है
जिसमें ये पूरी तरीके से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग, यानी कि यदि बाढ़ की स्थिति आ रही है तो उसका रियल टाइम पर ये एनालिसिस करके अपडेट दे देगा। और स्पैटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को ये लागू कर चुका है। चेन्नई, यहाँ देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक भी स्थापित किया गया। केरला के कोच्चि में देश का पहला सोलर बोट सूर्यांशु लॉन्च किया गया। पहला स्लम फ्री सिटी बना है चंडीगढ़। और देश का पहला वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित किया गया, नाम है विक्रम। पहले शहर की यदि बात की जाए तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में। पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली की है। सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत गुजरात में। भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में बनेगी। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेटेड है लखनऊ। पहला नाइट सफारी भी लखनऊ में। पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। पहली सोलर सिटी सांची। पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। बेगर फ्री सिटी इंदौर। वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर। पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में। पहला हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। सवाल 10वां है, हाल ही में किस देश ने आसियान की अध्यक्षता संभाली है? तो अभी हाल ही में जो मलेशिया है इसे आसियान की अध्यक्षता मिल चुकी है। 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर मलेशिया में ये इवेंट होने जा रहा है। तो मलेशिया इस महत्वपूर्ण रीजनल समिट की मेजबानी करेगा जिसमें कि सभी आसियान कंट्रीज पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो अब ये अध्यक्ष बन चुका है, इसकी जो लीडरशिप है फिलहाल ये संभालेगा, जिससे कि मलेशिया के इतिहास में सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक सभाओं में से एक बन जाएगी। इस समिट में व्यापार, सुरक्षा, भू राजनीतिक चुनौतियों सहित प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जानी है। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मुख्यालय इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में है। स्थापना 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में की गई थी। अब यहां से याद रखें कि आसियान का मेंबर भारत नहीं है। 10 मेंबर कंट्री आप पढ़ते हैं जो कि मैप में यहां से ऐड की हुई है। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इसका कितने मेंबर हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10। 11वां मेंबर कंट्री ईस्ट तिमोर बनने जा रहा है। यहां से मलेशिया के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कैपिटल हो जाएगी कुआलालंपुर। करेंसी मलेशिया रिंगिट। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। मलेशिया ने रिसेंटली राइट बैंक लॉन्च किया जो कि दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। मलेशिया ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया। कुआलालंपुर में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी थी अभी मई के महीने से ही। भारत मलेशिया के बीच हरिमोह शक्ति अभ्यास हुआ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना रीजनल ऑफिस मलेशिया में ओपन किया था। भारत जो है ये 8वें नंबर का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक होगी इसकी मेजबानी करने जा रहा है। ब्राजील कोप 30 और चाइना ने इस साल संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक की मेजबानी करी थी। मैंने कल आपसे पूछा था रियो कपाग किस देश के राष्ट्रपति बने? आंसर था बोलीविया। आज का सवाल है, मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।